उसके बाद हमने डिजाइन प्रोसीजर कवर किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमें बिहेवियर सर्किट का गिवन होता है, उससे हम बुलियन इक्वेशंस या ट्रुथ टेबल बनाने के बाद सर्किट को डिजाइन करते हैं। आज हमने बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर कवर करने हैं कि बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर क्या होता है, और उसका पहले हम बाइनरी एडर कवर करेंगे, फिर बाइनरी सब्ट्रैक्टर कवर करेंगे, और उसके बाद उसकी एग्जांपल देखेंगे 4 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर की। उसके बाद हम डेसिमल एडर कवर करेंगे आज, और बीसीडी एडर क्या होता है और ये क्यों यूज होते हैं, और इनका किस तरह से हम इनका सर्किट डिजाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिकोडर्स, एनकोडर्स, प्रायोरिटी एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर्स कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडर से। बाइनरी एडर को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? अब बाइनरी एडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट प्रोड्यूसेस द अरिथमेटिक सम ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। दो बाइनरी नंबर्स को जमा करके उनका अरिथमेटिक सम प्रोड्यूस करने वाले सर्किट को हम बाइनरी एडर कहते हैं। It can be constructed with full adders connected in cascade, with the output carry from each full adder connected to the input carry of the next full adder in the chain. अब हमने 2 बिट के एडर को पढ़ा था और 3 बिट के एडर को पढ़ा था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। 2 बिट के एडर में 2 बिट के एडर को हम हाफ एडर, जबकि 3 बिट वाले एडर को हम फुल एडर बोलते हैं। तो किसी भी बाइनरी एडर को डिजाइन करने के लिए हम फुल एडर्स को कैस्केड करते हैं, एक चेन के अंदर उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और उसको फिर हम बाइनरी एडर का नाम दे देते हैं। और उसमें हर जो फुल एडर यूज हो रहा होता है, उसमें 2 बिट्स तो वो होती हैं जो 2 नंबर्स हमने ऐड करने होते हैं, और तीसरी बिट जो होती है वो प्रीवियस कैरी होती है। प्रीवियस स्टेज की कैरी नेक्स्ट स्टेज में ऐड होती है, और फिर सो ऑन सो फोर्थ मूव करता है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप देखेंगे हमने 2 नंबर्स को ऐड करना, लाइक 101 और 110, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर लेते हैं। इन 2 नंबर्स को अगर हमने ऐड करना है तो 1 को 0 में ऐड जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 0 में 1 ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सम आएगा और एक कैरी आएगी, और ये जो कैरी होगी ये नेक्स्ट स्टेज में यूज होती है, ठीक है। इसकी जो कैरी आएगी वो नेक्स्ट स्टेज में यूज होगी। सो जब हम बाइनरी एडर डिजाइन करते हैं यूजिंग द फुल एडर्स, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको कैस्केड करते हैं फुल एडर्स को, और प्रीवियस स्टेज की कैरी को नेक्स्ट स्टेज की कैरी में ऐड करवाते हैं, ठीक है। इसको जब हम इसकी डायग्राम देखते हैं वो आपको मजीद क्लैरिफाई होगी ये चीज। Addition of n bit numbers requires a chain of n full adders or a chain of 1 half adder and n minus 1 full adder. यहाँ पे हमें n बिट का बाइनरी एडर डिजाइन करने के 2 अप्रोचेस बताई गई हैं। यानी अगर हमने n बिट का बाइनरी एडर डिजाइन करना हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, हम n फुल एडर्स यूज कर लें, या फिर हम एक हाफ एडर यूज करें और n माइनस 1 फुल एडर यूज कर लें। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा, लेट से अगर हमने 4 बिट का बाइनरी एडर डिजाइन करना है तो हम इसको 2 तरह से डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, हम चारों के चारों फुल एडर यूज करें, ठीक है, फुल एडर। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम एक हाफ एडर यूज कर लें, ठीक है, और उसके साथ 3 जो है वो फुल एडर यूज कर लें, ठीक हो गया। तो ये 2 अप्रोचेस को हम फॉलो कर सकते हैं टू डिजाइन दी n बिट बाइनरी एडर। अब ये 2 अप्रोचेस क्यों है और ये किस तरह से काम करती हैं अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 बिट एडर की, फर्स्ट वाली अप्रोच से, यानी जिसको हम 4 फुल एडर्स यूज करके डिजाइन करेंगे। ये आपका एक फुल एडर है, इसी तरह ये दूसरा फुल एडर है, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 फुल एडर्स की मदद से हम 4 बिट का बाइनरी एडर डिजाइन कर रहे हैं। अगर हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें हाफ एडर की, तो वो इस तरह से बनेगी कि आपके पास उसमें 2 जो है वो इस तरह से इनपुट्स होंगी, ए नॉट, बी नॉट, और उसकी जो आउटपुट आएगी वो 2 होंगी, एक होगी सम आएगी एस नॉट और कैरी आएगी।
ठीक है। अब हमारे पास दो अप्रोचेस ये हैं, ये हाफ हेडर है हमारे पास, ठीक है। दो अप्रोच इस तरह से हमारे पास बनेंगी कि एक हम ये करें कि यहाँ पर फुल हेडर यूज कर रहे हैं, और दूसरा है हम एक हाफ हेडर और बाकी n-1 फुल हेडर यूज कर लें, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अगर हम 4 बिट वाली टेक्निक यानी 4 फुल हेडर यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि इनिशियल कैरी हमें देनी पड़ती है C0, जो कि नॉर्मल केसेस में इनिशियल कैरी 0 होती है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में चूंकि इनिशियल कैरी होती नहीं, इस वजह से हम इसको दूसरी अप्रोच से भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी हम इसकी जगह पे फर्स्ट फुल हेडर की जगह पे एक हाफ हेडर यूज कर लें और फिर उसको कैस्केड कर दें n-1 फुल हेडर्स के साथ, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस फॉलो की जाती है, लेकिन हम जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसको हम जो है वो 4 फुल एड्रेस के साथ डिजाइन करेंगे। सो 4 बिट का बाइनरी एड्रेस डिजाइन करने के लिए 4 फुल एड्रेस को हमने कैस्केड किया है एक चेन के अंदर। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट आई का मतलब है कि हम किस लेवल पे हैं, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर लेवल, के किस लेवल पे हम हैं। सो सबसे पहले इनपुट कैरी, उसको हम सी आई से डिनोट करेंगे। इसी तरह एक हमारे पास होगा ऑजेंट और एक एडेंट, ये दोनों हमारे पास वैल्यूज हैं जिनको हमने ऐड करना है, ठीक है। सो ए आई से इसको डिनोट करेंगे और इसको बी आई से डिनोट करेंगे, जिन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है। आई इसका सबस्क्रिप्ट है। अगर हम ए सबस्क्रिप्ट आई 0 रखेंगे तो A0 ये वाला कहलाएगा। इसी तरह A1, A2 और A3 ये 4 बिट एडर के केस में है। इसी तरह अगर बी आई की बात करें तो ये B0 होगा, ये B1, B2 और B3। उसके बाद हम जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आएगा, जिसको हम एस आई से डिनोट करेंगे। आई अगेन सबस्क्रिप्ट है, ये S0 है, ये S1 है, S2 है और S3 की वैल्यू है। उसके बाद एक आउटपुट कैरी होगी, क्योंकि आप देखें फुल एडर में दो कैरीज होती है, एक इनपुट कैरी होती है और एक आउटपुट कैरी होती है। सो आउटपुट कैरी का जो सबस्क्रिप्ट होगा वो I+1 होगा। सो C(i+1) में अगर आप C1 से स्टार्ट करें तो C1 ये होगा, C2 ये होगा, C3 ये होगा और C4 ये होगा, ठीक है। अब अगर इसमें आप ऑब्जर्व करें, जब आपने इनिशियल कैरी 0 थी, यानी आपका C0 जो है वो 0 है, और आपने 1 को 1 में ऐड किया, A1 को B1 में ऐड करेंगे तो आपके पास 1 और 1 को ऐड करें तो आपके पास सम में 0 आ जाएगा और कैरी जो आएगी वो 1 आएगी। और ये जो कैरी आएगी आपके पास आउटपुट कैरी, ये नेक्स्ट स्टेज की इनपुट बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप A1 और B1 में प्रीवियस स्टेज की कैरी भी ऐड करेंगे तो आपके पास सम जो है वो 1 आ जाएगा और कैरी जो है वो नेक्स्ट स्टेज की कैरी जो है वो 1 आ जाएगी। और फिर ये फर्स्ट स्टेज की जो कैरी होगी यानी सेकंड स्टेज की, ये यूज होगी थर्ड स्टेज के अंदर। इसी तरह इससे जो कैरी आएगी वो नेक्स्ट स्टेज में यूज हो जाएगी, और ये आपकी आउटपुट और फाइनल कैरी होगी। ये चीज क्लियर है बेटा सबको? यस सर। जी सर। सर जी बेटा। सर ऑजेंट और एडेंट ये सर नेमिंग दी है हमने उसे, या कोई भी हमारा इनपुट होता है उसमें हम यही नेम्स रखते हैं ऑजेंट और एडेंट? बेटा एक होता है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, दूसरा जो जिसमें ऐड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उनको हम नाम दे देते हैं, ऑजेंट और एडेंट, ठीक है। ऑजेंट वो होता है जो ऐड कर रहा होता है, और एडेंट वो होता है जो ऐड हो रहा होता है दूसरे नंबर में। अब आप इनको बदल भी सकते हैं, यानी आप बीआई को ऊपर रखेंगे तो वो बेसिकली ऑजेंट हो जाएगा, नीचे वाला एडेंट होगा, ठीक है। पोजीशन यानी पोजीशन के हिसाब से इनका नाम होता है। जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसको हम ऑजेंट कहते हैं, सेकंड वाले को हम एडेंट कहते हैं, ठीक है सर, थैंक यू। Okay, observe that the design of this circuit by the classical method would require a truth table with 2 raised to the power 9, 5, 12 entries, since there are 9 inputs to the circuit. अब अगर इस सर्किट की डिजाइनिंग को हम देखें या इसके एनालिसिस को देखें तो हमारे पास इसमें 4 वैल्यूज ए आई की हैं, 4 वैल्यूज बी आई की हैं, 8 हो गई, और एक इनिशियल हमारे पास जो इनपुट कैरी है वो होगी। तो टोटल 9 वैल्यूज हमारे पास इसमें मौजूद है। तो इसमें जो अगर हम ट्रुथ टेबल इसका डिजाइन करेंगे तो 2 raised to the power 9 यानी 512 कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल डिजाइन करना होगा। फिर उसको हम उसी हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करेंगे
के मैप, अब 9 वेरिएबल वाला के मैप जो है वो ड्रॉ करना वो इटसेल्फ बहुत मुश्किल डिफिकल्ट है। सो ये आप देख लें कि 512 एंट्रीज जो है वो यहाँ से आती हैं अगर हम इनकी 9 इनपुट्स को कंसीडर करें। तो अब यहाँ पे एक चीज जो बड़ी ऑब्जर्वेबल है और समझने काबिल है, और ये एक प्रॉब्लम भी है बेसिकली, कि जब हम ऑजेंड और एडेंड इन दोनों की बिट्स को आपस में ऐड करते हैं, तो जो प्रीवियस स्टेज की जो कैरी होती है वो नेक्स्ट स्टेज में यूज हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब जब तक इस स्टेज की कैरी यहाँ प्रोपेगेट नहीं करेगी, इस वाली स्टेज का आंसर गलत रहेगा। ठीक है, यानी जितनी देर तक इसका आंसर यहाँ प्रोपेगेट नहीं करता तब तक इसका आंसर गलत रहेगा, और जब इसका आंसर गलत आएगा तो डेफिनेटली ये आगे प्रोपेगेट करेगी तो इसका भी आंसर गलत होगा, इसी तरह नेक्स्ट इसका भी आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये कि जब तक कि आपकी सारी कैरीज प्रॉपरली प्रोपेगेट नहीं करती उस वक्त तक आपका जो आउटपुट है वो रॉन्ग आउटपुट कहलाएगी। ठीक है, वो ठीक नहीं आएगी। तो इसका मतलब कि कैरी को प्रोपेगेट करने में कुछ टाइम लगता है, तो इसको हम कैरी प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे पास एडर होता है 4 बिट का या n बिट का कोई भी बाइनरी एडर होगा, ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसकी कैरी जो प्रोपेगेशन है वो जब तक प्रॉपरली नहीं होगी उस वक्त तक फाइनल आंसर हम नहीं उसे कैलकुलेट कर सकते, या वो रॉन्ग आंसर देगा उस वक्त तक। So in any combinational circuit, the signal must propagate through the gates before the correct output sum is available in the output terminal. यानी जब तक कि सारी की सारी जो कैरीज हैं वो प्रॉपरली आगे प्रोपेगेट नहीं कर जाती उस वक्त तक हमें करेक्ट सम नहीं मिल सकता। द टोटल प्रोपेगेशन टाइम, अब जो टोटल प्रोपेगेशन टाइम है किसी भी n बिट बाइनरी एडर का, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है प्रोपेगेशन डिले मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ गेट लेवल्स। ठीक है, यानी एक गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ लेवल्स से, कि कितने लेवल्स मौजूद है हमारे सर्किट में, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रोपेगेशन टाइम आ जाता है। The longest propagation delay time is in an adder is the time it takes the carry to propagate through the full adder. तो longest propagation delay कौन सा होगा? जब आपकी इनिशियल इनपुट वाली कैरी प्रोपेगेट करेगी सेकंड लास्ट स्टेज तक, यानी लास्ट स्टेज की जो कैरी आएगी उस तक प्रोपेगेट करने में जो उसको टाइम लगेगा वो लॉन्गेस्ट प्रोपेगेशन डिले कहलाएगा। नेक्स्ट है फुल एडर विद पी एंड जी शोन। हम एक डायग्राम, हमें ये पता है कि ये फुल एडर की डायग्राम होती है। ठीक है, अब ये फुल एडर जो है ये दो हाफ एडर से मिलकर बनता है, ये भी हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इनको इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हमें याद है कि हम इसकी जो इंटरमीडिएट इनपुट्स जो हैं, इंटरमीडिएट आउटपुट्स को हम लेबलाइज करते होते थे। ठीक है, सो हम हाफ एडर की जो आउटपुट है उसको पी आई कह लेते हैं, और जो दूसरी आउटपुट है उसको जी आई कह लेते हैं। ये दो आउटपुट्स हमने पी आई और जी आई से डिनोट कर दी, ये मीनिंगफुल है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इनका क्या मतलब है, पी आई क्या चीज है और जी आई क्या चीज है, लेकिन अभी इस स्टेज पे हम अभी इसको नेक्स्ट स्टेज में एक्सप्लेन करते हैं। सो आपके पास जो हाफ एडर की जो फर्स्ट हाफ एडर है उसकी आउटपुट्स पी आई और जी आई आ गई। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो इनपुट थी वो ए आई, बी आई और इनिशियल कैरी यानी सी आई होगी। ठीक है, अब हाफ एडर के बाद जब आपका नेक्स्ट हाफ एडर यूज होगा तो ये इसकी जो इनपुट होंगी यानी पी आई और जी आई, ये नेक्स्ट हाफ एडर की इनपुट्स बन जाएंगी। ठीक है जी, और नेक्स्ट हाफ एडर की जब ये इनपुट बनेंगी तो उसकी आउटपुट को, जो सेकंड हाफ एडर की आउटपुट होंगी उनको हम फाइनल आउटपुट कंसीडर करते हैं फुल एडर की। ठीक है, यानी हमारे पास जो एस आई आएगी वो इन टर्म्स ऑफ पी आई और सी आई आ जाएगी, और सी आई प्लस वन यानी नेक्स्ट स्टेज की जो कैरी होगी वो प्रीवियस स्टेज की कैरी पे भी डिपेंड कर रही होगी, और पी आई पे डिपेंड कर रही होगी और जी आई पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, अब ये कैसे आया? यहाँ पे अगर आप देखें तो पी आई जो है ये ए आई और बी आई का एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, जी आई जो है ये ए आई और बी आई का एंड है। इसी तरह जो एस आई है ये पी आई और सी आई इन दोनों का एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेज की कैरी है वो बेसिकली और है जी आई का और एंड ऑफ पी आई एंड सी आई का। ठीक है, यानी पी आई और सी आई आपस में एंड होंगे और फिर वो और होंगे जी आई के साथ, तो ये नेक्स्ट स्टेज की कैरी आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमने एनालाइज कर लिया
पूरे फुल एडर को इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट जो उसकी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने पी आई और जी आई कहा है, ठीक है। अब हम कैरी प्रोपिगेशन को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट जो इसके वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स हैं। द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट कैरी Ci to the output carry Ci plus 1 propagates through the AND gate and an OR gate which constitute the two gate levels, ठीक है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें डायग्राम को, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि Ci को Ci plus 1 बनाने के लिए दो गेट से गुजरना पड़ रहा है, एक एंड गेट से और एक और गेट से। इन दो गेट से गुजरने के बाद आपकी Ci plus 1 जनरेट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब दो गेट्स का जो प्रोपेगेशन डिले काउंट करेगा। एक यानी एक प्रीवियस कैरी से नेक्स्ट स्टेज कैरी बनाने के लिए फुल एडर यूज करते हुए आपको दो गेट्स का प्रोपेगेशन डिले पड़ रहा है, ठीक है। तो इफ देयर आर 4 फुल एडर, क्योंकि हम एग्जांपल में 4 बिट एडर को कवर कर रहे हैं बाइनरी एडर को, सो उसमें हमारे पास 4 फुल एडर लगे हुए हैं। तो 4 फुल एडर्स में अगर हम देखें टोटल प्रोपेगेशन डिले कितना आएगा, तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स 4 लेवल्स हैं और हर लेवल में कितने गेट्स हैं, 2। तो 2 टाइम्स 4 गिव्स यू 8। इसका मतलब 8 गेट लेवल जो है इसके मुताबिक हमारा प्रोपेगेशन डिले जो है वो इसमें काउंट करेगा, ठीक है। अब if there are 4 full adders in the adder, the output carry C4 would have 8 gate levels from C0 to C4 for an n bit adder। ये तो है हमारा 4 बिट के, लेकिन अगर हम जनरली इसको देखें, अगर n बिट एडर की बात करें तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ n जो है वो हमारे गेट लेवल्स के अकॉर्डिंग उसका प्रोपेगेशन डिले आएगा, ठीक है, जब तक कि कैरी प्रॉपर इनपुट से आउटपुट तक प्रोपेगेट नहीं हो जाती। So the carry propagation time is an important attribute। अब ये जो carry propagation time है ये बड़ा important attribute है किसी भी adder का, because it limits the speed with which the two numbers are added। क्योंकि इसकी वजह से आपका जो speed है adder की वो decrease हो जाती है, क्योंकि उसका आंसर तब तक नहीं आता जब तक कि initial carry final carry तक propagate नहीं कर जाती properly, तब तक आपका आंसर जो है वो incorrect रहेगा। तो ये basically उसकी speed को limit कर रही है। Output will not be correct unless the signals are given enough time to propagate through the gates connected from the input to the output। तो हमें बेसिकली वेट करना पड़ेगा करेक्ट आंसर के लिए। नेक्स्ट है सोल्यूशन। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि कैरी प्रोपेगेट होने में टाइम लगता है और उस टाइम तक हमें फाइनल आउटपुट के लिए वेट करना पड़ता है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि जिसे हम इस प्रोपेगेशन डिले टाइम को रिड्यूस कर सकें? इसको हम मिटिगेट या खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका जिसमें हम इसको मिनिमाइज कर सकें, वो हम देखने जा रहे हैं। तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ कैरी लुक अहेड लॉजिक। उसको हम कैरी लुक अहेड लॉजिक कहते हैं, ठीक है। यानी कैरी लुक अहेड लॉजिक को यूज करते हुए हम प्रोपेगेशन टाइम को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगेन इस सर्किट को हम कंसीडर करते हैं। इस सर्किट में अगर आप देखें तो हमने दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स लिए हैं, एक पी और दूसरा जी। अब इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो जी की बात करें, जी इज कॉल्ड अ कैरी जनरेट, ठीक है। ये जो जी है ये कैरी जनरेट को डिनोट करता है, इसलिए इसका नाम हमने जी रखा है। अब ये जो कैरी जनरेट है ये डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू पे। क्योंकि आप देखें कि जी जो है उसमें ए और बी एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंड होके जी बना रहे हैं, इसका मतलब एंड की प्रॉपर्टी होती है कि जब दोनों वन होते हैं तो आउटपुट वन होती है। इसका मतलब जब भी ए और बी दोनों वंस होंगे उस वक्त आपकी कैरी जनरेट होगी और जी की आउटपुट वन आएगी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट कैरी। वो इस चीज से इंडिपेंडेंट होगा कि इनिशियल कैरी थी या नहीं थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो किसी भी दो बिट को जमा करने से कैरी आनी है या नहीं आनी वो डिपेंड करेगा ए और बी के एंड गेट के ऊपर, ठीक है। अगर दोनों वंस हैं तो इसका मतलब कैरी जनरेट हो जाएगी, अदरवाइज कैरी जनरेट नहीं होगी। तो सेकंड जो आपकी इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो पी है, जिसको हम कैरी प्रोपेगेट भी बोलते हैं, ठीक है।
सो कैरी प्रोपिगेट क्या करता है, बिकॉज इट डिटरमिन वेदर अ कैरी इनटू द स्टेज आई विल प्रोपिगेट इनटू द स्टेज i+1 विद द न्यू बाइनरी वेरिएबल्स। यानी आपकी प्रीवियस स्टेज की कैरी नेक्स्ट स्टेज में प्रोपिगेट करेगी या नहीं करेगी, पी आई उस चीज को डिनोट करेगा। ठीक है, अब ये उस चीज को कैसे डिनोट कर रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें, एक सी आई को ऑब्जर्व कर लें और ci+1 को ऑब्जर्व करें, तो ci+1 जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है जी आई पे, जो ci+1 है वो जी आई पे डिपेंड कर रहा है, और उसके अलावा पी आई और सी आई के एंड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सी आई तो वो कैरी है ना जो आपने इनिशियली देनी है, ठीक है, वो नॉर्मली 0 होती है फर्स्ट लेवल में, लेकिन नेक्स्ट लेवल्स में ये 1 भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो सी आई तो कैरी है, लेकिन ये कैरी को कौन कंट्रोल कर रहा है कि ये प्रोपेगेट करेगी या नहीं करेगी, वो ये पी आई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर पी आई आप 0 दे देते हैं, अगर पी आई 0 देते हैं तो एंड में एक भी 0 तो आउटपुट 0 हो गई, और उसके बाद आपकी जो कैरी है वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पी आई 1 देते हैं, पी आई 1 देने से क्या होगा कि आपकी जो भी कैरी होगी, अगर कैरी 1 है तो दोनों 1 हो जाएंगे, और आपकी कैरी जो है वो फर्दर प्रोपिगेट करेगी और सी आई जो है उसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, सो कैरी जनरेट और कैरी प्रोपिगेट इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ कि जी आई जो है ये कैरी जनरेशन को डिनोट करता है, जो कि ए और बी का एंड होता है, दोनों 1 होंगे तो कैरी जनरेट हो जाएगी। अब प्रीवियस कैरी नेक्स्ट स्टेज में प्रोपिगेट होगी या नहीं होगी वो पी आई डिसाइड करेगा, और पी आई बेसिकली एक्सक्लूसिव और है ए का और बी का। ठीक है, ए और बी का एक्सक्लूसिव और है पी आई। अगर ये 1 होता है तो इसका मतलब आपकी जो कैरी है सी प्रीवियस स्टेज की वो नेक्स्ट स्टेज में प्रोपेगेट कर जाएगी, और अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब आपकी प्रीवियस स्टेज की कैरी नेक्स्ट स्टेज पे प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो इसकी अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो पी आई जो है ये ए आई और बी आई का एक्सक्लूसिव और है, और जी आई जो है ये ए आई और बी आई का एंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें दोनों को 1 होना जरूरी है, तब आपकी कैरी जनरेट होगी, और पी आई के केस में आपको एक्सक्लूसिव और के हिसाब से इसको डिसाइड करना होगा कि पी आई क्या होगी, प्रोपेगेट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, so the output sum and carry can respectively be expressed as, तो अब आप अगर फाइनल आउटपुट को इन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट के वेरिएबल्स लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, वो आप इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास यहां तक पी आई आ गई, और पी आई और सी आई ये आपस में एक्सक्लूसिव और होके एस आई बनाते हैं। ठीक है, तो एस आई के जो रिलेशन है वो पी आई एक्सक्लूसिव और विद सी आई हो गया। इसी तरह ci+1 यानी नेक्स्ट स्टेज की कैरी जो है वो किस तरह से जो है वो बन रही है, उसमें आपके ये वाला गेट इंक्लूड हो रहा है, जिसमें एक साइड पे आपको पी आई और सी आई को एंड करना पड़ रहा है। ठीक है, सो पी आई और सी आई एंड हो रही है, और साथ फिर वो और होती है जी आई के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास दो रिलेशंस आ गए, सम का और कैरी का, नेक्स्ट स्टेज कैरी का डिपेंड्स ऑन प्रीवियस कैरी। यहां तक बेटा किसी को क्वेश्चन हो? सर एक बार क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें। क्लियर है बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, लेकिन उसी सर्किट को हम कंसीडर करते हैं। We now write the Boolean function for the carry output of each stage and substitute the value of each ci from the previous equation. अब हम ये करने जा रहे हैं कि बुलियन फंक्शन लिखेंगे जितने भी कैरीज हैं, यानी अगर हमने 4 बिट का बाइनरी एडर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली 5 कैरीज आएंगी ना, C0 से लेकर C4 तक। ठीक है, तो उनके लिए हम रिलेशन लिखने जा रहे हैं कि उनका रिलेशन कैसे लिखा जा सकता है, और ये हमारे जो है वो 4 फुल एडर आपस में कैस्केड हुए हैं। तो C0 हम रिलेशन लिखेंगे C0 के लिए, उसके बाद रिलेशन लिखेंगे C1 के लिए, क्योंकि हम कैरी प्रोपेगेशन टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो C0 के लिए रिलेशन लिखेंगे, C1 के लिए लिखेंगे, उसके बाद C2 के लिए लिखेंगे और C3 के लिए लिखेंगे। C4 की हमें यहां जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत क्यों नहीं है जी? कोई बता सकता है कि कैरी प्रोपेगेशन डिले में C0 से C3 तक हम कंसीडर कर रहे हैं, C4 को कंसीडर नहीं कर रहे, इसी क्या लॉजिक है? C4 ने सर आगे किसी में ऐड नहीं ना होगा। वेरी गुड, क्योंकि इसका प्रोपेगेशन डिले से ताल्लुक नहीं है, वो फाइनल आपकी कैरी तो है लेकिन वो नेक्स्ट किसी स्टेज में यूज नहीं हो रही। तो C0 जो है ये आपकी इनिशियल कैरी है जो नॉर्मली 0 होती है। ठीक है, और उसके बाद C1 की इक्वेशन हम लिखेंगे, फिर C2 की लिखेंगे, फिर C3 लिखेंगे,
और उस कैरी को लिखने के लिए हमारे पास एक जनरल रिलेशन जो है वो अभी हमने निकाला था, CI+1, यानी नेक्स्ट स्टेज की जो कैरी होगी वो किसके बराबर होगी, वो PI CI प्लस GI। शाबाश जी प्लस GI इसके बराबर होगी। तो अब हम इसमें सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज पुट करते जाते हैं और C0, C1, C2 और C3 निकालते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं C0 की। सो C0 इनपुट कैरी है, इसके लिए तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनिशियली कोई कैरी थी या नहीं थी, और नॉर्मली ये 0 होती है, ठीक है। उसके बाद हम C1 निकालेंगे। तो जब हम C1 की इक्वेशन निकालेंगे तो I की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास C1 आ जाएगा, ठीक है। जब I की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास P0 C0 प्लस P0। शाबाश प्लस G0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई C1 की। उसके बाद हम C2 और C3 के लिए भी रिलेशन लिखेंगे। तो C2 और C3 के लिए अगेन वही रिलेशन हम यूज करेंगे, फार्मूला जिसमें I की वैल्यू हम 1 और 2 पुट करेंगे। जब I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें C2 मिलेगा जो कि G1 प्लस P1 C1 के बराबर होगा, और जब I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C3 इज इक्वल टू G2 प्लस P2 C2 हमें मिल जाएंगे। अब C1 की वैल्यू हमें पता है, उस C1 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो G1 प्लस P1 और G0 P0 C0 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको मजीद एक्सपैंड करेंगे तो G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब C3 के लिए हम रिलेशन लिखेंगे तो C2 हम ऑलरेडी तो कैलकुलेट उसमें सर कर हम ये सारा, C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। शाबाश, ये सारे का सारा जो C2 है वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास G2 P2 G2 G1, इसी तरह P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 C0, ये आपके पास जो है वो फाइनल रिलेशन आ जाएगा C3 का, ठीक है। सो C3 का रिलेशन आ गया ये वाला। इसका मतलब जो आपकी फाइनल कैरी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है प्रोपेगेशन डिले के अंदर, उसका रिलेशन ये बन रहा है। अगर हम एक सर्किट डिजाइन कर लें इस C3 के लिए, यानी जिसकी आउटपुट C3 हो और वो इस तरह से बन रहा हो, इसी तरह C2 भी उसमें मौजूद हो, C2 भी डिजाइन कर लें उसी सर्किट के अंदर जिसमें ये रिलेशन आ रहा हो, और इसी तरह C1 भी डिजाइन कर लें जिसमें ये रिलेशन आ रहा हो, यानी इन तीनों को मिला के इन तीनों इक्वेशंस का एक ही सर्किट बना लें, उस सर्किट का नाम होता है कैरी लुक अहेड सर्किट, ठीक है। और वो आपको बेटा इस तरह का दिखेगा, जिसमें C1 जो है उसको उसमें कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, C0 G0 और P0, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसी तरह C2 बनाने के लिए आपकी C0 G0 P0 P1 और G1 कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह C3 बनाने के लिए आपके पास प्रीवियस जितने भी हैं ये सारी कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आप इसमें ये चीज देखें कि आपको कैरी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये सर्किट हमने साथ जोड़ दें, जो हमारा बाइनरी एडर है उसके साथ अगर ये सर्किट हम कंकैटिनेट या उसको एम्बेड कर दें, तो हमें कैरी के लिए वेट नहीं करना होगा, बल्कि क्या होगा, जैसे ही ये वैल्यूज आएंगी P2 P1 G1, जैसे ही वैल्यूज आएंगी वैसे ही हमें इनकी आउटपुट भी मिल जाएगी, यानी सारी की सारी कैरीज हमें जो है वो मिल जाएंगी बिफोर एडिशन, यानी एडिशन के वक्त में वो मौजूद होंगी कैरीज, ठीक है। तो हमें हमारे सर्किट को वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा कैरी के लिए। तो इस तरह से हम कैरी प्रोपेगेशन डिले को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो इसको अगर बिगर पिक्चर में हम देखें, 4 बिट एडर विद द कैरी लुक अहेड, तो वो हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज है ये फर्स्ट लेवल का हाफ एडर हो गया, सॉरी फुल एडर, ये फर्स्ट लेवल का फुल एडर है। इसी तरह ये सेकंड लेवल का फुल एडर है, ये आपका थर्ड लेवल का फुल एडर है, और ये आपका फोर्थ लेवल का फुल एडर है। और इसके दरमियान में हमने जो है वो एम्बेड किया हुआ है कैरी लुक अहेड जनरेटर, जो कि अभी हमने सर्किट बनाया था वो बेसिकली इस आईसी के अंदर है। तो वो आईसी को हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो अब कैरी को जनरेट होने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे ही ये इनपुट्स इसकी मिलेंगी, इसकी आउटपुट पे कैरीज जो है वो जनरेट हो जाएंगी, और ये कैरीज आगे नेक्स्ट एडिशन जो है उसको बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कैरी है प्रोपिगेशन डिले वो मिनिमाइज हो जाएगा, और हमें जो है उसकी हमारा जो एडर है बेसिकली बाइनरी एडर, उसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाइनरी सबट्रैक्टर का। बाइनरी एडर हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम बाइनरी सबट्रैक्टर की बात करते हैं। तो remember that the subtraction a minus b can be done by taking the 2's complement of b and adding it to a। जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का मतलब है a में प्लस कर दो b का 2's complement, ठीक है। यानी हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि माइनस करने के लिए जो नेगेटिव हो रहा होता है या सेकंड वाला नंबर होता है उसको हम 2's complement लेके जस्ट ऐड करते हैं, तो वो सब्ट्रैक्टर के तौर पे काम करता है। इसका मतलब जो एडर है वो सब्ट्रैक्टर के तौर पे भी काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है? हम 2's complement लेंगे, जो सेकंड नंबर होगा यानी जो बी वाली वैल्यूज होंगी उनका सेकंड कंप्लीमेंट ऐड करेंगे ए के अंदर। और सेकंड कंप्लीमेंट लेने के लिए जरूरी है कि हम फर्स्ट कंप्लीमेंट लें और उसमें 1 ऐड करें, ठीक है। और वंस कंप्लीमेंट लेने के लिए क्या जरूरी है कि हम उन सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दें कि विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, यानी नॉट गेट लगाना पड़ेगा हमें। उसके बाद उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें जो है वो फाइनल हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्टर हमें मिल जाएगा। हम जो भी सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें जब ए और बी को जब हम यूज करेंगे तो जहां जहां बी की बिट्स यूज हो रही होंगी उनके साथ हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर उसको क्या करेगा, उसका वंस कंप्लीमेंट ले लेगा, ठीक है। और वो इन्वर्टर कहाँ लगेगा, बिटवीन दी ईच डाटा इनपुट बी एंड द करस्पॉन्डिंग इनपुट ऑफ द फुल एडर। यानी फुल एडर की जो, लेट से अगर आपके पास ये फुल एडर है तो इनिशियल कैरी अगर आपके पास सी नॉट आ रही है और यहाँ पे आपके पास ए नॉट आ रहा है। अब बी नॉट लगाने से पहले हम क्या करेंगे, एक नॉट गेट लगाएंगे जो कि इन्वर्ट करेगा। और इससे जो आपको मिलेगा वो बेसिकली सम S0 और C1 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसके नॉट को ऐड करेंगे और उसमें फिर 1 ऐड कर देंगे फाइनल आंसर में, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी ए और बी की। ये चीज क्लियर हो गई है? ये सर रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं ए और बी, क्या वो साइंड है या अनसाइंड है। अगर तो ए और बी अनसाइंड नंबर्स हैं, ठीक है, अनसाइंड का मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो उसमें भी दो केस आएंगे कि अगर ए ग्रेटर है बी से या ए लेसर है बी से। अगर तो ए ग्रेटर है बी से तो हम सिंपल क्या करेंगे, बी का कंप्लीमेंट लेंगे, 2's कंप्लीमेंट, और उसको ए में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ए जो है वो लेसर है बी से, यानी हम बी माइनस ए निकालेंगे और उसका उस आंसर का 2's कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो वो बेसिकली उसके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास है जब हमारे पास साइंड नंबर्स होते हैं यानी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव जो होते हैं वो सिंपल ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि -5 को -2 में ऐड करें तो बेसिकली ये -7 होता है। तो 5 और 2 आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली ऐड हो रही होती है, तो ये सिंपल एडर के तौर पे काम करेगा जिसमें ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। तो ये हमारे सब्ट्रैक्टर का सारा एल्गोरिदम है कि हमने जस्ट क्या करना है, ए और बी को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो बी को नॉट करेंगे पहले इन्वर्टर की मदद से, और उसके बाद आखिर में इसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो बेसिकली ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कंक्लूजन है सब्ट्रैक्टर का। तो अगर आपसे कहा जाए कि सब्ट्रैक्टर डिजाइन करें तो आप कर सकते हैं ना सारे। हेलो, सर इसकी जी सर। डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा रिपीट कर दें। क्या हुआ है? थोड़ा सा एंड से रिपीट कर दें सर। अच्छा, वैसे कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट नहीं ना हुआ? नो सर। ओके, अच्छा बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्टर होता है ना उसमें हमने जस्ट क्या करना था, वो एडर की तरह ही काम करता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जो हमारा सेकंड वाला वैल्यू होती है जिसको हम आपके लिए एडेंड कहते हैं, एडेंड जो है उसका हम 2's कंप्लीमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर a माइनस बी है तो b का हम 2's कंप्लीमेंट लेके उसको a में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो a माइनस बी परफॉर्म हो जाएगा। और 2's कंप्लीमेंट लेने का मतलब है पहले हम 1's कंप्लीमेंट लें फिर उसमें 1 ऐड करें
और वंस कंप्लीमेंट लेने का मतलब है हम पहले इन्वर्ट करें, इन्वर्ट का मतलब है हम इन्वर्टर यूज करेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास दो ऑप्शंस है कि अगर हम दोनों नंबर्स यानी ए और बी दोनों जो है वो अनसाइंड नंबर्स हैं, अगर वो अनसाइंड है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे कि अगर ए ग्रेटर इक्वल है बी के तो ए माइनस बी सिंपल परफॉर्म कैसे होगा कि हम बी का जो है टूज कम्प्लीमेंट लेके ए में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ए लेस देन बी है तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे और उसका टूज कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो उसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अनसाइंड नंबर्स के लिए। बाकी बात रही साइंड नंबर्स के लिए, तो साइंड नंबर्स के केस में चूंकि दोनों नेगेटिव होते हैं, सो ए में से जब आप बी को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो जस्ट एडिशन ही की तरह वर्क करेगा वो, ठीक है, यानी एडिशन ही होगी। सो इट प्रोवाइड्स दैट देयर इज नो ओवरफ्लो और उसमें ओवरफ्लो नहीं होगा। अच्छा, अब यहां तक हमने एडर भी पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्टर भी पढ़ लिया है, बाइनरी एडर बाइनरी सब्ट्रैक्टर। अब हम दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं और एक ऐसा सर्किट बनाने जा रहे हैं जो कि एडिशन भी करेगा और सब्ट्रैक्शन भी करेगा, ठीक है। और उसमें ओवरफ्लो डिटेक्शन का मैकेनिज्म भी मौजूद होगा कि ओवरफ्लो तो नहीं आया। ओवरफ्लो ये होता है कि अगर हम 4 बिट को 4 बिट में ऐड करें और हमारे पास जो आंसर है वो 5 बिट में चला जाए, ठीक है। तो जब आंसर 5 बिट में चला जाएगा तो इसका मतलब ये कि 1 बिट का ओवरफ्लो करोगे, ठीक है। अब हम एक सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर जो कि एडिशन भी करेगा सब्ट्रैक्शन भी करेगा और उसमें ओवरफ्लो डिटेक्शन भी होगी। So the addition and subtraction operation can be combined into one circuit with one common binary adder by including an exclusive OR gate with each full adder, ठीक है। अब इसमें हमें एक exclusive OR gate ऐड करना पड़ेगा फुल एडर के साथ, तो फिर ये हमारा एडर सब्ट्रैक्टर दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इनपुट है एम, वो देखते हैं, पहले सर्किट आप देख लें। ये इस तरह से सर्किट डिजाइन होगा इसका कि हमारा जो फुल एडर लगे हुए, ठीक है, उसके साथ एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट यूज होगा। इसी तरह इसके साथ भी एक्सक्लूसिव, यानी जितने भी आपके फुल एडर्स लगेंगे उन सबके साथ एक एक आप एक्सक्लूसिव और गेट लगाते जाएंगे। और वो गेट कहाँ पे लगेगा, वो बेसिकली दो वैल्यूज के साथ लगेगा, एक एम के साथ और दूसरा जो बी आपकी वैल्यूज हैं यानी जिनको आपने माइनस करना है, ठीक है, या जमा करना है। जो सेकंड वाला आपका होगा एडेंड, सेकंड वाला जो आपका वैल्यू होगी उसको और एम को, ये एम क्या चीज है ये देखते हैं। इन दोनों वैल्यूज को आप एक्सक्लूसिव और करके जो आपका फुल एडर है उसकी इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो या तो एडर के तौर पे वर्क करेगा या सब्ट्रैक्टर के तौर पे वर्क करेगा। अब क्वेश्चन ये है, आवाज आ रही है ना बेटा सबको? जी सर आ रही है। क्वेश्चन ये है कि हमारा ये सर्किट कब एडर बनेगा और कब सब्ट्रैक्टर बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये एम जो है इसको मोड इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोड इनपुट, ठीक है, मोड इनपुट एम। ये इस ऑपरेशन को कंट्रोल करेगी। जब एम 0 होगा द सर्किट इज एन एडर, सर्किट एडर के तौर पे काम करेगी। जब एम 1 होगा तो ये सब्ट्रैक्टर के तौर पे काम करेगा। अब हम दोनों केसेस को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम एम को 0 रखते हैं, ठीक है। अब एम को जब 0 रखेंगे तो अब आप जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब एम 0 रखने का मतलब है कि ये एडर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब फर्ज कर लें बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री की जो भी वैल्यूज हो, लेट्स से हम डमी वैल्यूज ले लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, ये हमने वैल्यू ले ली डमी। अब मुझे बताते जाएं एक्सक्लूसिव और इस वाले की क्या आउटपुट होगी। जी बेटा 0 आएगी, 0 सर। ठीक है। इस वाले की आउटपुट क्या होगी? शाबाश। थर्ड वाले की? 1 सर। 0। और फोर्थ की? 0 सर। 1 होगी। 1। अच्छा, अब 1 यहाँ सर। पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि अगर हम m 0 कर देते हैं तो जो भी b की वैल्यू थी वही नीचे आ रही है, ठीक है, एज इट इज नीचे आ रही जी है। सर। इसका मतलब ये जो आपका एडर सब्ट्रैक्टर होगा ये एज अ एडर ही वर्क करेगा क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन तो इक्वल हो गया ना।
तो आपका ए और बी यानी दोनों ऐड हो रहे हैं और वो नेक्स्ट कैरी जो कैरी प्रोपेगेशन प्रोसेस जो भी चल रहा है, ये आपका सारे का सारा सर्किट एज अ एडर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जब m 0 करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब हम देखते हैं सेकंड वाला कि अगर हमारे पास m जो है वो 1 हो जाए तो फिर ये सब्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना चाहिए। तो अगर m 1 हो तो यहाँ पे भी 1 होगा, इधर भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1। इसी तरह अगेन डमी वैल्यूज लेते हैं। लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। अब जरा बताते जाएं एक्सक्लूसिव और के आउटपुट्स क्या आएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सर वन आएगी, शाबाश। इधर यहाँ पे 0, 0, गुड, यहाँ पे 1, 1 यहाँ पे 0 और लास्ट पे 0। वेरी गुड। सर। ये अब बी यहाँ पे आप इन्वर्ट ऑब्जर्व होगी। करें कि जब m 1 था तो आपका जो भी b था वो रिवर्स हो रहा है, 1 0 बन रहा है और 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी रिवर्ट हो रही है वैल्यूज। तो अगर रिवर्ट हो जाए तो इसको बेसिकली नॉट गेट ही कहते हैं ना, और नॉट गेट का मतलब है कि ये वैल्यूज रिवर्ट होने का मतलब है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहा है और वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ले रहा है, फिर उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो ये आपका सब्ट्रैक्टर के तौर पे काम करेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली m जो है ये कंट्रोल या मोड इनपुट कहलाती है, जो कि बताती है कि आपका जो सर्किट है एडर सब्ट्रैक्टर, क्या ये एडर के तौर पे काम करेगा या ये सब्ट्रैक्टर के तौर पे काम करेगा। ये बेटा क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। अब यहाँ पर जो दूसरी इनपुट थी कंट्रोल आउटपुट जो है वो v है। ठीक है, ये v को अब देखते हैं कि v क्या चीज है। एक्सक्लूसिव और विद आउटपुट v, यानी वो एक्सक्लूसिव और जिसकी आउटपुट v है, ये यूज होता है डिटेक्शन ऑफ ओवरफ्लो के लिए। यानी ये हमें बताता है कि हमारा जो सर्किट है उसमें ओवरफ्लो तो नहीं हुआ। ठीक है, ये ओवरफ्लो की कंडीशन को बता रहा होता है। तो अगर आपके पास v 0 हो जाए, ठीक है, सो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद अगर v 0 हो जाए, इसका मतलब है कि आपके आंसर में ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ और आपका n बिट का रिजल्ट ही आया है। ठीक है, यानी आपने 4 बिट को ऐड किया, आंसर भी 4 बिट में आ गया, तो आपका v 0 हो। उसके बाद अगर आपके पास v1 आ जाता है, इसका मतलब ये कि आपका जो आंसर है वो 1 बिट एक्सीड कर गया है। ठीक है, देन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन कंटेन्स n+1 बिट, यानी आपने n बिट को ऐड किया और आपका जो आंसर है वो n+1 बिट्स में चला गया, बट ओनली द राइट मोस्ट n बिट ऑफ द नंबर फिट इन द स्पेस अवेलेबल। ठीक है, सो एन ओवरफ्लो हैज अकर्ड एंड n+1 बिट इज एक्चुअल साइन एंड हैज बीन शिफ्टेड आउट ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो हमें आखिरी वाली जो बिट है उसको साइन बिट के तौर पे कंसीडर करके उसको आगे फर्दर मूव करना होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो v है ये बेसिकली आपका ओवरफ्लो के डिटेक्शन को बता रहा है। अब ओवरफ्लो कब होगा जरा बताएं? ये 1 की सूरत में आ सकता सर है। ओवरफ्लो तब होगा जब v, ये बेटा बताएं जरा, सर जब v की वैल्यू 1 आएगी, जब v की वैल्यू 1 आएगी ना तो तब कब 1 ओवरफ्लो होगी होगा। बेटा? तो आंसर कब 1 होगी ये तो पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि जो v है ये बेसिकली बराबर है C3 और C4 का एक्सक्लूसिव और। C3 और C4 का एक्सक्लूसिव और है। अब आप मुझे बताएं कि इस एक्सक्लूसिव और में 1 कब आता होता है? जब दोनों बिट्स डिफरेंट होती हैं, यानी जब यहाँ 0 आए इधर 1 आए, इधर 1 आए तो इधर 0 आए, उस केस में ये 1 होगा। जब ये दोनों इक्वल यस होंगे सर, तो आपका ओवरफ्लो कर नहीं होगा। नहीं होगा। यस सर। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो आपका? यहाँ तक हमारा बाइनरी एडर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाइनरी एडर क्लियर है सर यहाँ तक। ओके। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल एडर की। डेसिमल एडर क्या होता है? जो हमने बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ा है ये बेसिकली कंप्यूटर के लिए है, क्योंकि सिस्टम जो है उसके अंदर जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है वो बाइनरी वैल्यूज की हो रही होती है। लेकिन हम लोग जो वैल्यूज देते हैं, जो डिजिट्स हम देते हैं सिस्टम को, वो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल होते हैं। ठीक है, सो डेसिमल एडर हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल एडर भी होता है। सो computers or calculators that perform the arithmetic operation directly in the decimal number system represents decimal number in binary coded form। ठीक है, हम डेसिमल नंबर्स को डिनोट करने के लिए कोई ना कोई फॉर्म यूज करते हैं। यानी अगर आपने देखा हो बीसीडी की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं डेसिमल नंबर को,
ग्रे कोड की मदद से भी डिनोट किया जा सकता है, आस्की कोड की मदद से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कोडेड फॉर्म्स होती हैं। तो हम कोडेड फॉर्म को यूज करके डेसिमल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। An adder for such a computer must employ arithmetic circuit that accept the coded decimal numbers and present result in the same code। तो हमें कोई ऐसा एडर चाहिए जो हमारे से इनपुट ले, यानी अगर डेसिमल एडर है, अगर डेसिमल में हम कोड बीसीडी यूज कर रहे हैं, यानी डेसिमल नंबर्स को डिनोट करने के लिए बीसीडी यूज कर रहे हैं, तो हमारी इनपुट्स भी बीसीडी में होनी चाहिए और जो आउटपुट है वो भी बीसीडी में आनी चाहिए। हमें ऐसा एडर चाहिए। तो a decimal adder requires a minimum of 9 inputs and 5 outputs। हमारा जो डेसिमल एडर होगा उसमें मिनिमम 9 इनपुट्स होंगी। 9 इनपुट्स को बता सकते हैं कैसे? 0 से 9 तक 0 से लेके 9 तक हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं ना, और हर डिजिट जो है वो 4 बिट को डिनोट करता है, यानी 0 से लेके 9 तक जो डिजिट है वो 4 बिट की फॉर्म में डिनोट होते हैं। तो 4 बिट और 4 बिट कितने हो गए? 8 बिट, और 9वीं बिट जो है आपकी इनपुट कैरी, वो कैरी का। ठीक है। तो 9 इनपुट्स आपकी हो जाएंगी डेसिमल एडर की, और 5 आउटपुट कैसे होंगी? वो इस तरह से कि 4 तो आउटपुट हो गई और एक जो है वो उसकी आउटपुट कैरी हो गई। So since 4 bits are required to code each decimal digit and the circuit must have an input and output carry, ठीक है। अच्छा, अब डेसिमल एडर में मैंने आपको बताया बहुत सारी टेक्निक होती है डेसिमल नंबर्स को कोड करने के लिए। तो हम जो सबसे मशहूर है वो बीसीडी कोड है, यानी बीसीडी कोड की मदद से हम डेसिमल कोडिंग कर रहे हैं। तो हम डेसिमल एडर का एक स्पेसिफिक केस पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बीसीडी एडर कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई ना बात की कि डेसिमल नंबर्स को बहुत सारे तरीकों से हम कोड कर सकते हैं, ग्रे कोड की मदद से कर सकते हैं, आस्की की मदद से, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पर बीसीडी कोड या बीसीडी एडर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ एक हिस्सा है डेसिमल एडर का। सो बीसीडी एडर कैसे काम करता है? सिंस ईच इनपुट डिजिट डज नॉट एक्सीड विद 9, हमें पता है कि 9 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए नंबर। द आउटपुट सम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9 प्लस 9 प्लस 1, यानी अगर हमारा एक डिजिट 9 से नहीं बढ़ना चाहिए, तो जब हम दूसरा डिजिट भी 9 से नहीं बढ़ेगा तो मैक्सिमम 9 ही होगा ना। तो जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 18 आ जाएगा, और अगर प्रीवियस कैरी भी हो तो वो भी साथ में ऐड होगी, तो ये हमारे पास 19 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 19 बनेगा। तो हमें कोई ऐसा टेबल चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट कर सके। तो 0 के लिए जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो तो यही होगी 0 0 0। 1 के लिए भी यही हो जाएगी, आपको पता है। 2 के लिए 9 तक सेम रहेगी। 9 तक जो बाइनरी की और बीसीडी की रिप्रेजेंटेशन होती है वो दोनों केसेस में सेम रहती है। 9 से ऑनवर्ड जब 2 डिजिट्स में हम जाते हैं तो 1 0, यानी 10 के लिए जो बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है वो 1 0 1 0 आ जाती है, जबकि बीसीडी के अंदर 0 एक अलग डिजिट होता है और 1 एक अलग डिजिट होता है। तो 0 के लिए 4 0 लगते हैं और जो अगला 1 होता है उसके लिए 1 और 3 0 लग जाते हैं, ठीक है। तो ये 8 बिट की इसकी डिनोशन हो जाती है। तो हम इसको 5 बिट में भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। 11 के लिए क्या होगा? ये 1 अलग डिजिट होगा, ये 1 अलग डिजिट होगा, तो दोनों के लिए इस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आएगी। इसी तरह 12 के लिए, और फाइनली 19 के लिए भी। 9 के लिए हम 1 0 0 1 और इस तरह 0 0 0 1 जो है वो इस 1 के लिए हो जाएगा। ये चीज क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो बीसीडी एडर के लिए हमें पता है कि हमारा 0 से 9 तक सेम रहता है और उसके बाद जो है वो डिजिट रिपीट होते हैं, चेंज होते हैं जी। सो बीसीडी एडर में हम क्या करते हैं? द आउटपुट सम ऑफ द 2 डेसिमल डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन बीसीडी। सर वो प्रीवियस स्लाइड में के क्या था? अच्छा, ये बाइनरी सम है के। ये जो सी था ये कैरी था, ठीक है। जी और ये जो आपका मतलब उसे नाम दिया हुआ है ना कि अगर आप बाइनरी सम के अंदर हैं तो ये बेसिकली आपका के है। के भी आपकी समझ लें कि यानी इसको आप Z16 भी कह सकते हैं दूसरे टर्म में। Z16 है, ठीक है। यानी ये नंबर तब भी बनेगा आपका मतलब अगर 10 आपने 19 बनाना ना, तो 19 में आपका कैसे बनेगा? ये 1 वाली हाई करेंगे, 2 वाली हाई करेंगे और 16 वाली हाई करेंगे। Z16 हाई करेंगे तो 1 यानी 16 17 18 और 19 हो जाएगा। उसको उसने डिफरेंशिएट जस्ट करने के लिए के कह दिया उसने, ठीक है, क्योंकि वो इससे कंपैरिजन कर रहा है ना। S1 S2 S4 और S8 जो है ये बीसीडी के सम है,
और Z1 Z2 Z4 Z8 जो है ये बाइनरी के सम है, ठीक है, और C इसकी कैरी है और K इसकी कैरी है। और वो जो नीचे डबल डेसिमल शुरू हो जाते हैं जैसे 10 11 12 13, जब हम बीसीडी की बात करते हैं तो 1 के लिए हम कितनी बिट यूज करेंगे उसको डिनोट करने के लिए और 0 के लिए कितनी यूज करेंगे? क्योंकि सॉरी इधर ये देखें ना, जैसे 10 लिखा हुआ है जी, तो बीसीडी सम में अगर हमने 10 को लिखना है तो 1 के लिए हम कितनी बिट यूज करेंगे और 0 के लिए कितनी यूज करेंगे? मतलब यहाँ पे अगर ठीक है। 3 होती फिर तो 1 के लिए हम यूज कर लेते 3 और 3 0 के लिए, लेकिन यहाँ पे 5 है। बेटा मेरी बात सुने, बीसीडी में 4 से कम हो तो आप नोट कर ही नहीं सकते, आपको 0 भी लिखना है तो वो भी 4 बिट में लिखना पड़ेगा बीसीडी में, ऐसे ही कि नहीं? जी जी। ठीक है, और ये जो 1 है इसके लिए भी आपको 4 बिट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बीसीडी में हर डिजिट बाइनरी में 4 बिट के बराबर होता है। वो तो प्रीवियस ये जीरो जो इग्नोर 1 है, अब जी, वो 0 0 0 1 होगा ना, तो 3 0 हाँ इग्नोर किए हुए हैं। हाँ, वो 3 0 क्योंकि लेफ्ट मोस्ट साइड पे आ रहे हैं तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट है बीसीडी एडर, द आउटपुट सम ऑफ टू डेसिमल डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन बीसीडी। ठीक है, जो बीसीडी एडर है उसकी आउटपुट भी बीसीडी में आनी चाहिए। ठीक हो गया। The problem is to find a rule by which the binary sum is converted to the correct BCD digit representation of the number in the BCD sum। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए उसको हमने करेक्ट बीसीडी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते थे? 6 ऐड कर देते थे। शाबाश, हर डिजिट में 6 ऐड करते हैं। सो व्हेन द बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 1001 यानी 9 से ग्रेटर होगा, so we obtain an invalid BCD representation। the addition of binary 6 यानी 0110 हम हर 4 बिट में ऐड करेंगे, convert it to the correct BCD representation and also produces a output carry as required। तो हमारी वो करेक्शन हो जाएगी, और जो कैरी आएगी C, फाइनल जो कैरी आएगी उसका रिलेशन बनेगा Z2 Z8 Z4 Z8 और K। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला इसको, अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, यहाँ पर, यहाँ पे अगर आप देखें जो कैरी है, ठीक है, यानी कैरी जो है ये कब आ रही है, ये सारे वंस हैं कैरी के लिए। ठीक है, तो आप के मैप बना सकते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं। जब आप इसके लिए के मैप बना के इसका एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास जो है वो ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा सी का इन टर्म्स ऑफ के और ये सारी वैल्यूज का। ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हैं खुद। तो Z2 Z8 Z4 Z8 और K ये तीनों आपस में और हो रहे हैं और उसके बाद आपके पास कैरी आ रही है। तो अब फाइनल जब हम इसका डिजाइन करेंगे बीसीडी एडर का, एक हमारे पास ऑजेंड होगा एक एडेंड होगा, उन दोनों को 4 4 बिट को जब हम ऐड करेंगे और कैरी इनिशियल कैरी होगी तो उनकी जो आउटपुट आएगी वो Z1 Z2 Z3 Z4 और Z8 यानी ये आपकी बाइनरी के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बाइनरी को आप दोबारा अप्लाई करेंगे 6 ऐड करने के लिए, यानी 6 ऐड करेंगे ना इसमें। ठीक है, तो 6 कैसे ऐड होता है, ये 6 बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक डिजिट तो वही हो जाएगा ना, और उसमें 6 बनाने के लिए इन दो को 0 कर देंगे, और जो आपकी आउटपुट कैरी जब जब 1 आएगी, यानी जब जब आपकी आउटपुट कैरी 1 आएगी उस टाइम ये दोनों बिटें 1 हो जाएंगी। तो जब ये दोनों 1 होंगी तो 0 1 1 0 बन जाएगा जो कि 6 होगा, और ये 6 जो है ये ऐड होगा जो बाइनरी वैल्यू आएगी हमारे पास, और जब ये उसमें ऐड होगा तो हमारे पास जो S1 S2 S4 और S8 आ जाएगा, ये हमारे पास बीसीडी का नंबर आ जाएगा, यानी उसका इक्विवेलेंट बीसीडी आ जाएगा उस डिजिट का। ठीक है, और ये कैरी कैसे आएगी, कैरी के लिए भी हमने रिलेशन निकाला है जो कि अभी मैं लिख देता हूं दोबारा। कैरी जो थी वो बराबर थी के प्लस Z8 Z4 प्लस Z8 और Z2। और Z2 ये उस कैरी को बेसिकली इंप्लीमेंट किया हुआ है सर्किट को। तो वो जब भी कैरी आपके पास आएगी, जब भी कैरी आएगी उस वक्त 6 ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। तो वो हम टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेबल में देखें, ये टेबल में, इसमें आप देखें कि हमने कब, जब हमारे पास इनवैलिड कॉम्बिनेशन आते हैं,
इनवैलिड कॉम्बिनेशंस कब आते हैं? जब हमारे पास कैरी 1 आ रही होती है। जब कैरी 1 आएगी इसका मतलब कि इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, और उस इनवैलिड कॉम्बिनेशन को हमने करेक्ट करने के लिए उसमें 6 ऐड करना है, ठीक है। तो जब हम 6 ऐड करेंगे तो वो ये हमारे पास सर्किट बन जाएगा इस तरह का, कि जब भी कैरी 1 आएगी तो अदरवाइज देखिए अगर कैरी 0 होगी तो ये सारा 0 बन जाएगा ना, तो 0 ऐड करेंगे तो वो एज इट इज नंबर आ जाएगा, यानी 0 से 9 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप 9 से एक्सीड करेंगे तो कैरी 1 होगी, कैरी 1 होगी तो ऑटोमेटिकली ये 6 बन के तो वो नंबर को उसके इक्विवेलेंट बीसीडी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चन? वो जो कैरी वाली No, इक्वेशन sir. निकाली थी वो 5 वाला के मैप बना के उससे निकली थी, है ना? जी बिल्कुल। ठीक है।